कुछ अरसा पहले की बात है। साहिवाल रेलवे स्टेशन की वेटिंग रूम में जो ही मैंने सुबह की नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, एक बुर्का पोश लड़की कमरे में दाखिल हुई। मैंने दुआ के बाद एक छलांग लगाई और उसकी बात का जवाब दिए बगैर कमरे से बाहर निकल गया। मैं गर्दिश अय्याम की वजह से इंतहाई परेशान था। ज़मीन के झगड़े की वजह से मुखालिफिन मुझे कत्ल करने पर तुली हुई थी। मैंने दिल में ख्याल किया कि शायद उन्होंने मुझे किसी चक्कर में पहनसाने के लिए औरत को मेरे पीछे लगा दिया है। क्यों कि रात की 12 बजे साहिवाल से चलने वाली जिस गाड़ी में मैं सवार हुआ था, मेरे मुखालिफिन भी उसी गाड़ी में सवार होने के लिए स्टेशन पहुंच गई। प्लेटफार्म पर मैं जिस बेंच पर बैठा था, उसके करीबी बेंच पर बैठ गई। गाड़ी आई लेकिन मैं बैठा रहा। मेरा ख्याल था कि वो जब किसी डब्बी में बैठ जाएंगे तब मैं किसी और डब्बी में सवार हो जाऊंगा, लेकिन उनके इरादे ठीक न थे। वो तो मेरी ही डब्बी में सवार होना चाहती थी। जब गाड़ी ने सीटी दी तो मैंने भागकर लाइन पार की और गाड़ी की दूसरी जानिब दौड़ता हुआ इंजन के करीब वाली सीट में बैठ गया। वो भी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाली न थी। वो मुझे यहाँ न पाकर किसी और डब्बी में सवार हो गई। गाड़ी चल दी। सुबह 4 बजे जब मुल्तान पहुंचा तो मेरी मुखालिफिन ने प्लेटफार्म से बाहर जाने वाली दोनों दरवाज़ों पर कब्जा कर लिया, लेकिन मैं उनकी नज़रों से बचकर वेटिंग रूम में पहुंच गया और नमाज से फारिग हुआ ही था कि उस लड़की ने परेशान कर दिया। मेरी ज़मीन की अलटमेंट हाकिम ज़िला ने मनसूख कर दी थी और महज कुनबा परूरी की लई मुझे मुसीबत में मुब्तला कर दिया था। उसके खिलाफ मुझे मुल्तान में अपील दायर करना पड़ी। मेरे मुखालिफिन मुझे हर कीमत पर अपनी रास्ते से हटाना चाहती थी। मैं अकेला था, सवाई अल्लाह की, और कोई मेरा पुरसान हाल न था। सिर्फ वालदीन की दुआएं शामिल हाल थीं। उधर मुल्तान में कमिश्नर साहब की अदालत में हज़ारों की तादाद में अपीलें ज़ीर समाअत थीं। साल हा साल तक समाअत की बारी नहीं आती थी। मैं तारीख लेने के लिए मुल्तान गया था। वो लड़की भी उसी तरह ज़मीन के अलाटमेंट के चक्कर में अपनी मुखालिफिन के हाथों बुरी तरह परेशान थी और मुझसे कमिश्नर के दफ्तर का पता पूछने और रहनुमाई हासिल करने के लिए अंदर चली आई थी। जब मैं भागकर बाहर निकला तो वो भी घबराकर बाहर आ गई। मैंने उससे सुख्ती से पूछा, इस तरह मर्दाना वेटिंग रूम में आने से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने नहायत धीमी आवाज़ के साथ इंतहाई इनकिसारी से कहा, जी मैं तो आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती थी। मालूम होता था कि हवास उसका साथ नहीं दे रही थी। जब मैंने उसकी ये हालत देखी तो उसका हौसला बढ़ाती हुई कहा, हाँ, खूब किया कहना चाहते हो। उस पर उसने ज़मीन की अलाटमेंट की मनसूखी और मुखालिफिन के ज़ुल्म वस्तम की सारी दास्तान सुनाई। जब मैं सारी कहानी सुन चुका तो मैंने कहा कि मैं और आप दोनों नाइंसाफ़ी का शिकार हैं। इत्मीनान रखो, अल्लाह पाक की हाँ दीर है, अंधीर नहीं। हम कमिश्नर के दफ्तर रवाना हो गई। वहाँ मिथल तलाश करना आसान काम नहीं था। इधर उस लड़की ने कहा कि मेरी वालिदा का आखिरी ज़ीवर भी फरोख्त हो गया, जिसमें से सिर्फ 50 रुपये मेरे पास हैं। इसके बाद हमारी पास कहानी के लिए कुछ नहीं होगा। मेरी माली हालत भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन दिल गवाही देता था कि मुसीबत के दिन टल जाने का वक्त करीब है। हमारी मिसलें मिल गई थीं। अब केस की समाअत के लिए वकील की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे पास वकील करने के लिए पैसे नहीं थी। इत्तेफाक से पहली मेरे केस की समाअत हुई। अफसर मजाज इंतहाई इंसाफ पसंद थी। उन्होंने मेरी एक एक बात को गौर से सुना और फैसला मेरे हक में दे दिया। मुझे इंसाफ हासिल करके खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही दूसरी केस की समाअत के ख्याल से दिल बैठ रहा था। चनांचे दूसरी केस की समाअत शुरू हुई तो मैंने यूं ही केस की वजाहत करना चाहे। इस पर लड़की की मुखालिफिन ने एतराज़ किया कि ये न तो वकील हैं न मुद्दई, ये किस हैसियत से बोल रही हैं। जब अफसर मजाज ने पूछा तो मैंने बताया कि मुआशरे के नाइंसाफियों के सताई हुए लोगों के पास वकील की फ़ीस अदा करने के लिए पैसे नहीं होती। मुदाया और उसके लड़के अदालत में मौजूद हैं। एक माँ की बेटी की हैसियत से मुझे उनकी जानिब से बात करने की इजाज़त दी जाए। इस परमजाज अफसर ने इजाज़त दी दे। मुखालिफ का वकील 1 घंटे की तकरीर में बड़ी बड़ी कानूनी दलाइल देने के बावजूद अदालत को कायल न कर सका और अदालत ने माँ और बेटी के हक में फ़ैसला दे दिया। जब हम कमरा अदालत से बाहर निकली तो माँ के आंसू मेरे कदमों पर गिरी। मुझे यूँ महसूस हुआ
کہ دونوں ماں اور بیٹی رو رہی ہیں۔ وہ جذبات سے مجھ سے لپٹ گئیں۔ ماں میری پیشانی پر بوسہ دے رہی تھی، بیٹی میری بازو سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ تشکر امیز نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھیں کہ ان کی مخالف فریق سے عداوت رکھنے والی گروپ کا ایک نوجوان ہمارے پاس آیا اور اس نے زمین کے ٹھیکے کے طور پر 3000 روپے کی پیشکش کی۔ ساتھ ہی کہا کہ قبضہ وغیرہ ہم جانے ہمارا کام، آپ رقم لیں اور رسید لکھ دیں۔ ہم نے اسی وقت ٹھیکے کی رقم لے لی اور رسید لکھ دی۔ میں جلد گھر جا کر اپنی والدین کو خوشخبری سنانا چاہتا تھا، اس لیے ان سے اجازت لی اور گھر واپس آ گیا۔ میں آج تک خوشی کی ان لمحات کو نہیں بھول سکا جو مجھے اس وقت حاصل ہوئے۔